नमस्कार। यूँ तो हम तमाम काम करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। लेकिन सही ज्ञान और कहें कि जो सीधे तौर पे हमें ज्ञान मिलता है वो मिलता है हमें किताबों से, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से पढ़ते हैं जो दूर दराज बैठे लोगों ने लिखे हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, कुछ कहानियों का रूप देते हैं सीख को। आज मैं आपको लेकर चलूँगी एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हम पढ़ेंगे ऐसी तमाम किताबें जो अश्वत्था ट्री के बैनर तले बनी हैं। क्या है ये अश्वत्था ट्री और ये किताबें क्या है? हम इन तमाम सवालों को आपके साथ साझा करेंगे और इस पूरी सीरीज़ में हमारे साथ होंगी तुलिका सिंह। जी हाँ, जिन्होंने अश्वत्था ट्री नामक बैनर तले हमारे साथ इन सभी ज्ञान को साझा किया है, अपनी तमाम किताबें लिखी हैं। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं अश्वत्था ट्री सीरीज़। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे मैं एक राइटर के तौर पे बात करूं, उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि तुलिका सिंह है कौन? आप कौन हैं अपने निजी जीवन में? बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आप खुद के बारे में इस तरह से बात करते हैं, तो इट इज़ क्वाइट लाइक द सेंट्रल लाइट इज़ ऑन मी। बट बहुत ही एवरेज इंसान हूँ, बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ मैं। और अगर रोज़मर्रा की चीज़ें देखें तो मुझे आध्यात्म में मेरी काफ़ी मेरा रुझान है। तो बहुत सारा समय मेरा पढ़ने में और आध्यात्मिक जो चीज़ें होती हैं वो सब सारे करने में। फिर बच्चों के लिए किताबें लिखती हूँ। घर में मेरे अपने खुद के 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का बच्चा है, एक लड़का है और एक 13 साल का। तो उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ खेलना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका ख्याल रखना और जनरली मतलब मेरा पूरा समय इन सारी चीज़ों में चला जाता है। और एज अ पर्सन आप देखिएगा तो मैं बचपन में अगर बचपन से लेके कॉलेज तक की बात की जाए तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा ड्रामा, नाटक, नौटंकी, सस्पेंड होना, बदमाशियाँ करना, पनिश होना, ये सारी चीज़ें मतलब मेरे खाते में थी। अगर कोई ये कहे कि मतलब और सर फुड़वाना, मतलब सारी चीज़ें मैंने बदमाशियाँ की हैं। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जीवन में एक्सपीरियंसेस, अनुभव ऐसे आते हैं और करते करते धीरे धीरे अब मैं फील करती हूँ कि मैं काफ़ी शांत हो गई हूँ और मैं अकेले समय बिताना पसंद करती हूँ, अकेले वॉक्स पे जाना पसंद करती हूँ। तो या कुछ ऐसे चुनिंदा 1-2 ऐसे मित्र दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ मैं समय व्यतीत करना मुझे पसंद है। बट जनरली मुझे शांति, मौन पसंद है जी। तो तुलिका सिंह जी, मैं अगर थोड़ा सा करियर और प्रोफेशन पर जाऊं तो आपके पास काफ़ी सारी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं और आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने जॉब का एक्सपीरियंस रह चुका है। इतना बड़ा, इतना खास एक्सपीरियंस लेने के बाद आपका रुख किताबों की तरफ, और वो भी बच्चों से रिलेटेड, यूथ से रिलेटेड, इन किताबों को लिखने का कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, मेरा बचपन मेनली जो है वो मेरे फादर जो थे वो कोल इंडिया में थे। तो कोयला खदानों और ये सारे एरियाज़ में हम रहे। तो बचपन तो मेरा धनबाद में बीता। फिर ग्रेजुएशन मैंने मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद इंदौर देवी अहिल्या से मैंने MBA किया। उसके बाद शादी हुई और अराउंड 15-16 साल हम देश से बाहर ही रहे। लंदन, टोक्यो, थोड़े समय एम्स्टर्डम में थे और सिंगापुर में रहे। और तो एक तरीके से मतलब मैंने बहुत सारे कल्चर्स को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। और शादी के बाद जब हम बाहर चले गए तो नेचुरली जब आप किसी चीज़ से दूर होते हो तो वो चीज़ें और आपको खींचती हैं, स्पेशली जो कल्चर है, भारतीत्व है, जो अपना देश है। तो ऐसे तो बचपन से मुझे ये सारी चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया कि नाटक, नौटंकी, स्ट्रीट प्ले, ये सब मुझे बहुत पसंद था। जैसे मैं स्कूल में अगर कोई टीचर्स डे में कोई परफॉर्मेंस करती थी, फिर घर पे आके छत पे करती थी और कॉलोनी के सारे बच्चों से करवाती थी। और मेरे पापा मेरे चीफ गेस्ट बनते थे, वो सामने बैठते थे। अगर बारिश भी हो रही होती तो एक बच्चा उनके ऊपर छतरी लेके खड़ा रहता था और सारे लोग हम नृत्य करेंगे, गायन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पसंद थी मुझे शुरू से। बट ये चीज़ें जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो एक स्ट्रक्चर लेना शुरू करती हैं। और लिखना मैं शुरू से करती हूँ, ट्रैवल डायरीज़ लिखती थी, कहीं भी जाना
या अपनी मन की बात, या रात में सोने से पहले, जैसे बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो वैसे मैं भी करती थी। तो मेरी डायरियाँ मोटी मोटी, बड़ी बड़ी पोइट्रीज़, ये सारी चीज़ें करती थी। लेकिन जब बड़े हुए, फिर अपने बच्चे हुए, फिर हम देश से बाहर थे, तो मैं ऐसी पुस्तकें ढूंढती थी जिससे हम अपने देश के बारे में, जो महान व्यक्तित्व रहे हमारे देश के, अपने बच्चों को इन कल्चर से, ऐसे पर्सनालिटीज़ को इंट्रोड्यूस कर सके। तो उस दौरान मुझे किताबें ऐसी कोई मिलती ही नहीं थी, ऑनलाइन भी नहीं मिलती थी, और अगर फिज़िकल बुक स्टोर्स में जाइए तो वैसी किताबें बहुत कम मिलती हैं आपको, और बहुत ही जैसे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है जिस पे मिल जाएंगी। अमर चित्र कथा अनंत पाई जी ने बहुत सुंदर काम किया है, बट उस समय मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे, तो वो कॉमिक्स भी उस समय मैं इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। तो वह उस समय मुझे ऐसी रियलाइजेशन हुई कि हमारे पास उस वर्ग के, उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ऐसी कोई भी रीडिंग मटेरियल नहीं है जो बच्चों को हम बचपन से देश के बारे में या अपने इंडियन कल्चर्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में कुछ बता सके। तो उससे मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैं ही क्यों ना लिखना शुरू करूं। और मैं कभी अपने आप को नहीं सोचती थी कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ इसलिए चलो मैं लिखती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ज़रूरत है, कोई नहीं लिख रहा है, चलो जैसा भी लिखूँगी कम से कम कोई तो लिखेगा इसके बारे में। और वैसी ही शुरुआत हुई थी। और तो पहले मैंने एक साथ अराउंड पहली किताब मैंने एक कीकी जो है डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में लिखी, फिर कलयुग के बारे में लिखी, फिर एक फोक स्टोरीज लिखी बज्जू के बारे में। तो ये ऐसे लिखती गई, और फिर जैसे और फिर स्टोरी टेलिंग सेशंस होते थे, वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको ऐसी लोक कथाएं और हमारे त्योहारों के बारे में बताने वाले ज़्यादा लोग थे भी नहीं। तो बड़ा क्या कहते हैं इसको, बड़ा फेमस था वो, मतलब स्टोरी टेलिंग सेशंस जो है, काफ़ी लोग आते थे, बड़ा एक डिमांड थी उस चीज़ की। और वो डिमांड को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं इसको बंद नहीं करूँगी, इसको करना ज़रूरी है। और उस दौरान मेरा एक अपना बिज़नेस था सिंगापुर में, एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, एक एनरिचमेंट सेंटर था, और वहाँ पे मतलब फुल फ्लेजेड एक रिटेल स्ट्रक्चर था जहाँ पे काफ़ी लोग, 16-17 लोग काम करते थे। वहाँ पे हम बच्चों को तरह तरह की चीज़ें सिखाते थे, प्लस खेलने की जगह थी। मम्मी पापा लोग आएंगे और अगर उन्हें मूवी जानी है तो अपने बच्चों को ड्रॉप करते थे और वो चले जाते थे। फिर हमारे साथ, उन बच्चों के साथ हम अच्छे से काम करते थे, उन्हें कुछ सिखाते थे, क्राफ्ट, आर्ट, कुछ एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ कराते थे। तो इस तरीके से ये करते करते साथ में मैंने अपनी किताबों पर भी काम करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे कुछ डिज़ाइनर्स मिले, फिर पब्लिशर्स मिले, तो ऐसे करके अश्वत्था ट्री की जर्नी शुरू हुई। यानी कि अगर आपकी बातों को मैं जितना समझ पाई हूँ वो ये कि आपका फोकस रहा बच्चों पर, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही एक खास ज्ञान, खास संस्कार देने का रिवाज रहा है भारतीय संस्कृति में, और आपने उसको कंटिन्यू भी रखा। लेकिन जो आपकी किताबें हैं वो अलग अलग तरह से है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कार के तौर पे आप रामायण पढ़ लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी से बच्चे इंस्पायर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आपने रामायण और इन सभी कहानियों में से कोई एक किरदार निकाला है, उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करी है। आपने किसी तरह का कोई खास स्पेसिफिक ज्ञान नहीं दिया है, सिर्फ उस कहानी को साझा किया है, और कहने का जो लहजा है, जो बताने का एक तरीका है, वो आपने बहुत कॉमन रखा है। क्या इसके पीछे भी कोई खास आपकी वजह रही है? जी, अब जब मैं कोई भी बुक को डिज़ाइन करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा उसको सुन के क्या सीख पाएगा। और जैसे रामायण, रामचरितमानस या महाभारत या भागवत पुराण, ये सब अपने आप में बहुत ही बड़े प्रकांड ग्रंथ हैं, जिनको हम बहुत भी निचोड़ेंगे तो कितना निचोड़ सकते हैं, बहुत उसका सारांश भी करेंगे तो भी बहुत वो मोटी मोटी किताबें ही बनेंगी। तो मेरी कोशिश ये है, अभी तो मैं एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि छोटी छोटी कहानियों को निकाल कर एक कलरफुल वे में, एक सिंपल तरीके से जो ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं, वो बड़े बड़े जो एडल्ट्स हैं उनको भी समझ में नहीं आता है। तो ये ज्ञान जो है वो बच्चों को समझ आ जाएगा, क्योंकि उनका मन जो है वो अभी भी भोला है। मेरी एक ही सोच है कि लेट्स कीप द बुक सिंपल, कीप इट कलरफुल एंड कीप इट इंटरेस्टिंग। तो सुंदर चित्रों के साथ सिंपल तरीके में हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में है। इल्यूस्ट्रेशन की बात करूं तो आपकी किताब में इतने बेहतरीन तरीके से हर सीन को, हर चित्र को इतना अच्छा इल्यूस्ट्रेशन दिया गया है, और ये पूरी क्रिएटिविटी
अपने आप में आपकी मेहनत को दिखाती है। तो क्या कंसेप्ट था कि इतने इलस्ट्रेशन देने हैं? तो वही जैसे बच्चे क्या बड़े भी, हम सारी चीज़ें तो इमेजेस देख के ही सीखते हैं। तो जो हमारा जो देखने की शक्ति है वो एक एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरी ये कोशिश थी कि पिक्चर्स रहे किताबों में। बहुत सारी किताबें होती है जिसमें कोई फ़ोटो नहीं होती है और बच्चे पढ़ जाते हैं उसको, बड़े बच्चे। लेकिन जिस एज ग्रुप के बारे में मैं सोच रही थी कि उस समय ऐसी किताबें नहीं हैं मार्केट में, तो उन किताबों के लिए मुझे डिज़ाइंस, पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस की बहुत ज़रूरत थी। तो मैं एक स्टोरी बोर्डिंग करती हूँ, पूरी कहानी की एक स्टोरी बोर्डिंग कर देती हूँ। और मैं खुद इलस्ट्रेट नहीं करती हूँ, सो मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो मैं एक स्टोरी बोर्डिंग कर देती हूँ जो डिज़ाइनर है उसके लिए, कि भाई मुझे कौन से पैराग्राफ के लिए कैसी फ़ोटो चाहिए, और फिर अकॉर्डिंगली हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो आपने अपनी किताबों के लिए बच्चों का कोई एज ग्रुप भी आपने डिसाइड किया है कि इस खास पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे ये किताबें पढ़ेंगे? आपने मुझे लगता है कि 2 टाइप्स की किताबें बताई थी ना? हाँ, बड़ी मतलब एक बहुत ही जैसे फ़नी बात है, जैसे मेरा खुद का बेटा जो है वो कहता नहीं, अब मैं अब आपकी किताब नहीं पढ़ूंगा, बच्चों के लिए बुक है। मैं कहता तुम भी बच्चे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक दिमाग में एक प्रेजुडिस होता है कि फ़ोटो वाली किताब है तो छोटे बच्चों के लिए है। मैं इसको उठाऊंगा तो बहुत किडिश लगूंगा, तो मम्मा दिस इज़ वेरी किडिश। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैं ये सोच के नहीं लिखी थी कि ये कौन सी एज ग्रुप के लिए, क्योंकि कोई भी मम्मी जब बच्चा सोने जा रहा है तो वो अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जो मतलब जो लेखनी है वो अगर कॉम्प्लेक्स भी है, तो माता जी या पिताजी दोनों सोते समय नाइट गुड नाइट बोलने से पहले वो कथा कहानी सुना सकते हैं बच्चों को। तो मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि 4 साल के बच्चों को ये कथा नहीं सुनाई जा सकती। तो कहानी अपने आप में बहुत पावरफुल है। और लेकिन आप बोल सकते हैं कि 4 से लेके 13-14 साल के बच्चे ये सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो मैम, क्या आपने अपनी किताबों को कुछ कैटेगरी में भी रखा है कि क्योंकि 4 से 13 साल के बच्चे, अगेन उसमें भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, कुछ बहुत ही बच्चे कहलाते हैं और कुछ थोड़े से बड़े होने की कगार पर होते हैं, तो कुछ कैटेगराइजेशन है आपकी किताब का? जी, अभी तो कोशिश है, मैंने 2 कैटेगरी में किताबों को बनाया है। एक SFI सीरीज़ है, एक SFS सीरीज़ है। SFI मतलब स्टोरीज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, और SFS जो है स्टोरीज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, एंड SFI स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया की कहानी जो अनसंग हीरो है, जैसे गामा पहलवान के बारे में हमने लिखा है, नेकचंद सैनी के बारे में लिखा है, उर्मिला जो है रामायण से बहुत ही फेमस वो है, हीरोइन है रामायण की, उनके बारे में लिखा है। लिज्जत पापड़ के बारे में लिखा है, चिपको मूवमेंट की जो लेडीज़ हैं उनके बारे में लिखा। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ जो हैं हम स्टोरीज़ फ्रॉम इंडिया सीरीज़ में लेते हैं। और स्टोरीज़ फ्रॉम स्क्रिप्चर्स मतलब जो हमारे ग्रंथों की कथाएँ हैं, जो उपनिषद, रामायण, महाभारत से मार्कंडे मुनि की कहानी है, कठोपनिषद से नचिकेता की कहानी है। तो इस तरीके से कोशिश की गई है कि ग्रंथों से भी कहानी लें, प्लस जो चीज़ें जो हमारे भारत देश के ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हम सुने नहीं हैं और हमने पढ़ा नहीं है, वैसे हीरोज़, अनसंग हीरोज़ को लेकर आना और ऐसी कहानियों को बच्चों तक पहुंचाना। आपका कंसेप्ट शुरू से लेकर अंत तक अभी तक मैंने जैसे सुना वो बिल्कुल ही यूनिक है, क्योंकि इस तरह से कभी किसी ने सोचा नहीं है बच्चों को अपनी पुरानी संस्कृति से रूबरू कराने का या उन्हें ज्ञान देने का, क्योंकि हम ज्ञान के तौर पे उनके ऊपर सिर्फ एक बोझ डाल देते हैं और शायद इस वजह से हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो उस सब ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, क्वेश्चन करना शुरू कर देते। तो आपने काफ़ी सिंपल तरीके से हर बात को रखा है। और एक और जो चीज़ है आपकी इस पूरी जर्नी में, वो है अश्वत्था ट्री नाम। ट्री का मतलब हमें समझ में आता है कि पेड़, लेकिन ये अश्वत्था क्या है? जी, पेड़ ट्री का मतलब समझ में आता है पेड़, बट पेड़ मतलब जो हमेशा बढ़ता रहता है, जो हमेशा बड़ा हो रहा है, आगे बढ़ता है। प्लस अश्वत्थ जो है, ये शब्द जो है मैंने भगवत गीता से लिया है। और पहले गीता आई, फिर अश्वत्थ ट्री बुक्स आई। तो जब मैंने गीता में अश्वत्थ पेड़ का जो नाम सुना तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। और अश्वत्थ वृक्ष का मतलब होता है पीपल का पेड़। तो अश्वत्थ ट्री जो है, ये जो नाम मिला मुझे, ये भगवत गीता से लिया है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार जो है वो एक वृक्ष है, बट उल्टा वृक्ष है। तो बड़ा स्ट्रेंज सा है कि उल्टा वृक्ष क्यों कहा है भगवान ने। तो उन्होंने कहा कि इसकी जड़ जो है वो ऊपर 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 चली जाती है और इसकी शाखाएं नीचे हैं।
तो जड़ जो ऊपर है मतलब मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, जो परम पिता है, जो सबके पिता है, जो पूरे सारे मानव जाति के हर क्रीचर सबके पिता है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। तो रूट्स हमारे ऊपर है, हम सबके परम पिता वो है, और जो उसकी ब्रांचेस है वो संसार है, जहाँ पे हम खेल रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फैमिली है, सोसाइटी है। तो मैंने ये कहा कि ये जो अश्वत्थ ट्री बुक्स जो कंपनी है, इसका जो रूट है, इसका जो मूल है, जिसके कारण इतनी सारी कहानियाँ, कथाएं हैं, वो ईश्वर है। और ये सारी जो ब्रांचेस हैं वो द वर्ल्ड ऑफ बुक्स अश्वत्थ ट्री इज़ ब्रिंगिंग टू यू। तो कहानियों का संसार है, बट उसका मूल जो है वो ईश्वरी शक्ति है। वाओ कॉन्सेप्ट। लाइक कोई इतने बारीकी से किसी ने गीता नहीं अगर पढ़ी है तो शायद उसको ये समझ नहीं आएगा कि अश्वत्थ का मतलब क्या है। और आपने हमें और हमारे दर्शकों को इस बात से आपने एक नया ज्ञान दिया है हमें समझाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक आपकी कितनी किताबें हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं? जी अराउंड 30 बुक्स अभी है, बट आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर, लाइक क्योंकि आई थिंक 10 बुक और पब्लिशिंग में है, बाय एंड ऑफ द ईयर आई एम थिंकिंग अराउंड 50 बुक्स विल बी देयर। और आपकी किताब जो है वो कितनी लेंथी होती है, कितने पेजेस की बुक रहती है इन एंड अराउंड? अराउंड लाइक 30 से लेके 60 पेजेस तक की किताब है। तो बहुत लंबी किताब नहीं है, ताकि बच्चा जो है एक साल में पढ़ जाए वो किताब, ये कोशिश रहती है। तो आपकी बुक हम खरीद पाए, ये कैसे संभव हो सकता है? जी अश्वत्थ ट्री बुक्स से जो हैं, जो मेजर सारी किताबें हैं वो हम अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पे है, फ्लिपकार्ट पे है, प्लस हमारा अपना एक वेबसाइट है www.ashwathatreebooks.com, उससे भी खरीद सकते हैं। तो मैम जब मैं आपकी किताबों पर रिसर्च कर रही थी और मैंने देखा कि तमाम किताबें बहुत ही खूबसूरत तरीके से सामने आई हैं और उन सभी का एक फॉर्मेट है, एक लैंग्वेज है। ज़्यादातर किताबें आपकी अंग्रेज़ी में हैं, कुछ एक किताबें आपकी हिंदी में हैं। तो क्या अंग्रेज़ी में लिखने के लिए इसके पीछे कोई ख़ास वजह थी? नहीं, आई थिंक 3-4 किताबें मेरी हिंदी में भी है, जैसे यात्रा मैंने लिखा है, इंद्र का प्रायश्चित लिखा है, साक्षी गोपाल लिखा है, और चिंता की माई, ये मेरी 5 किताब हिंदी में है। और कहानी जिस भी लैंग्वेज में मेरे सामने आती है मन में, क्योंकि जो भी लिखने वाला है, कहानी पहले आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। तो जो कहानी मेरे दिमाग में हिंदी में चलती है तो उसको मैं हिंदी में ही लिखती हूँ, और जो इंग्लिश में आती है मैं उसको इंग्लिश में लिखती हूँ। और इंग्लिश में लिखना इसलिए भी शुरू किया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने लिखना शुरू किया जब मैं बाहर रहती थी, सिंगापुर में थी उस समय। तो उस समय हिंदी का तो वो वहाँ के बच्चों के लिए मैंने शुरू किया था कि भाई बच्चे पढ़ेंगे, तो कोशिश ये थी कि भाई इंग्लिश में जो बोलचाल की भाषा, वहाँ पे सारे लोग इंग्लिश ही बोलते थे, जो इंडियंस हैं वहाँ पे मेनली, तो लिखना शुरू किया। लेकिन ऐसी कोई अलग से मेरा चॉइस नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही लिखूंगी और हिंदी में नहीं लिखूंगी। मेरी ये कोशिश है कि मेरी जितनी भी इंग्लिश किताब है वो सारी हिंदी में और भी अन्य भाषाओं में, मैं अब ये कोशिश, और हम देख रहे हैं कि कैसे कर पाएंगे इसको, हम अन्य भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मैम आपकी ज़्यादातर किताबें कल्चर, नेचर, इन सब पर बेस्ड हैं और आपने हमारी न्यू जनरेशन को ये हर एक तरीके की सीख देने की कोशिश की है। तो आप किस तरह का बदलाव बच्चों में देखना चाहते हैं? जी कोई भी बच्चा, जैसे कोई भी पर्सनालिटी जो बच्चा है, मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर देश प्रेम हो, सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो अपने देश से प्यार करता हो। और दूसरी बात कि वो एक समाज को, इस देश में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, क्योंकि हम सब राइट्स के बारे में बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो ये सारी किताबें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ मोड़ रही हैं, कि चिपको मूवमेंट, कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सिर्फ पेड़ हो और हम पेड़ के नीचे बैठे या हम ये फल खा सके, वो सब्ज़ी खा सके, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये भी है कि आप पेड़ लगाएं। ठीक है, तो बच्चों में ये जागरूकता लाना कि वी आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम, वी आर नॉट द सिस्टम। तो एक अवेयरनेस जो आजकल खो गई है, उस बात को एक बच्चे के अंदर इम्बाइब करना, और वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। अभी आप देखिएगा बहुत जगह 26 जनवरी 15 अगस्त को छुट्टियां हो जाती हैं स्कूल में। अगर हम याद करें तो हमारे समय में हम स्कूल में उसको घिसते थे अपने जूतों को, मार्च पास्ट के लिए रेडी होते थे, लड्डू मिलते थे, हम कितने प्रसन्न होते थे। वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू सच डेज, राइट? तो
एक बच्चे में राष्ट्रवाद कैसे इम्बाइब करना है, वो किसी भी धर्म का बच्चा हो सकता है, किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं, सरकारी स्कूल के हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के हो सकते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के हो सकते हैं, बट वी आर पार्ट ऑफ दिस big country which is so rich in culture, tradition, we are diverse, we have so many different type of people. एक साथ कैसे रहना है, मिलजुल के कैसे रहना है, ये हमारा देश है। तो ये एक चीज़ जो जब मैं स्टोरीज फ्रॉम इंडिया लेकर आती हैं, जब मैंने बुल्ले शाह पे लिखा है, बुल्ले शाह की जब आप पोइट्रीज देखिएगा तो मतलब ऐसे ऐसे सूफी संत जैसे लल्लेश्वरी माता हैं, कश्मीरी शैवाइट सेंट थी, उनके बारे में लिखा है, लिज्जत पापड़ की लेडीज़ के बारे में लिखा है, एक चिंता की माई के बारे में लिखा है कि जो हमारे घर पे काम करती थी। तो एक बच्चा किसी काम करने वाली जो लेडी हैं आपके घर में, उनसे कैसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। तो एक अलग अलग एंगल, अलग अलग कलर्स लेकर आती हूँ मैं कोशिश ये रहती है कि बच्चे के अंदर एक अवेयरनेस लेकर आना कि हर मनुष्य जो है, जो इस समाज में काम कर रहा है, एक रिक्शा वाला भी है या आपके बस ड्राइवर है या बस कंडक्टर है, तो वो आपके जीवन में एक रोल अदा कर रहे हैं और आप कोई लाट साहब नहीं हो कि आप घुसोगे और वो आपके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपके मम्मी पापा हेफ्टी सम फीस दे रहे हैं। उस तरह से जीवन नहीं जीना है, आपको एक ग्रैटिट्यूड दिखाना है, आपको उनकी इज्जत करनी है, आप उनको थैंक यू बोलेंगे, आप उनको गुड नाइट, गुड बाय, जो भी है, एक तरीके से जो इज्जत देने वाली बात होती है, क्योंकि ये सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। आजकल हम देखेंगे कि बच्चों में एक वो हो गया है कि मतलब सब मेरे लिए है, मतलब सब मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो ड्राइवर से कैसे बात करना है, नौकर चाकर से कैसे बात करना है, किसी होटल में किसी वेटर के साथ कैसे बात करना है, या अपने से बड़ों से कैसे बात करना है। तो जो छोटे छोटे आचरण होते हैं, पैर छूना या कम बोलना जब कोई बड़ा बात कर रहा है, तो जो चीज़ें जो खोती जा रही हैं। आजकल की स्मार्टनेस एक डिफरेंट टाइप की स्मार्टनेस हो गई है कि हम जितना बोल सकें हम उतने स्मार्ट हैं। और उर्मिला की कहानी आप सुनिएगा और पढ़िएगा तो आप देखिएगा उर्मिला ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने असीम त्याग किया रामायण में, उनकी कहानी कोई भी नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये त्याग भोपू लेकर नहीं त्यागा कि भाई देखो मैं कितनी महान हूँ, मैं त्याग कर रही हूँ। उन्होंने बिहाइंड द कर्टन त्याग किया, लेकिन उनके त्याग के बिना लक्ष्मण जी कैसे जा सकते थे, या राम जी की वो जर्नी सीता माता को वापस लेके आने की पॉसिबल नहीं थी। लेकिन सो वी आर लाइक एक बड़ा मैसेज एक सिंपल कहानियों के द्वारा लेकर आ रही हूँ, जो मेरी कहानियाँ नहीं है, ये कहानियाँ ऑलरेडी हैं। सो दी स्टोरीज आर रीटोल्ड बाय तुलिका, इट इज़ नॉट रिटन बाय तुलिका। ये कहानियाँ ऑलरेडी इंडिया में हैं, ग्रंथों में हैं, हमारे जो महान मुनि हुए, ये सारे लोग, इनकी कहानियों को मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों को कि हम उनसे कुछ सीख सकें। यानी कि आधुनिकता की दौड़ में हम जो चीज़ें पीछे छोड़ आए हैं और मशीनों को हमने अपना लिया है, उन सभी बातों को आपने याद दिलाना है और लोगों को अवेयर करना है। माता पिता के लिए भी एक अच्छी लर्निंग होगी आपकी किताबें कि कितनी छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं जो हम बताना भूल जाते हैं। हम चाँद पे जाना तो याद दिला रहे हैं, लेकिन चाँद क्या है, वहाँ तक जाने का जो प्रोसेस है, हमारा कब इतिहास था जिसने ये पूरा पथ तैयार किया। ये जो किताब लिखने का सिलसिला है, मैं अगर आज आधुनिक तौर पर देखूं तो लोग महंगी किताबें लिख रहे हैं और वो लोगों तक जब तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो जाती है, पर आपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपने अच्छी किताबें बनाई हैं, लेकिन वो सस्ते दामों पर आप बेच रहे हैं। तो ये नफ़ा नुकसान के बीच आप खुद को कैसे पाते हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी किताब जब किसी बच्चे के, आजकल तो आप वैसे भी देखिएगा बच्चे किताबें कम पढ़ रहे हैं, फिज़िकल बुक्स सारे लोग डिजिटली यूट्यूब और ये सारी चीज़ें किंडल पे पढ़ना चाहते हैं, बट एक फ़िज़िकल बुक का मज़ा ही कुछ और है। फ़िज़िकल बुक को आप रख सकते हैं, कभी भी लेकर जा सकते हैं, और किसी भी पिकनिक पर छोटी 6x9 की किताबें, मेरी कोशिश है कि एक ही साइज़ की सारी किताबें आप अपने उसको पर्स में डालिए और बच्चों के साथ अब घूमने जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, तो आप बच्चा पढ़ता हुआ जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी बुक नहीं है, लेकिन कोशिश की गई है कि पिक्चर्स अच्छी हों, पेपर जो पेपर क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का पेपर हो, ताकि पढ़ने में मज़ा आए, और जब मज़ा आएगा तब हम और पढ़ेंगे। सो जो रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करना है, वो भी मेरी कोशिश है कि बच्चा जो है वो एक रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करे, वो और किताबें मांगे, दूसरे ऑथर्स के मांगे, ग्रंथों के बारे में पूछे, कॉमिक बुक पढ़े।
लेकिन एक रीडिंग हैबिट जो हम इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों की। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इमेजिनेशन। जब आप एक फिजिकल बुक पढ़ते हैं और आप जैसे आपने पढ़ा कि भाई नचिकेता जो है वो यमलोक पहुंचा, तो आप अलग तरीके से सोचेंगी उस बात को, मैं एक अलग तरीके से सोचूंगी। लेकिन अगर उसको यूट्यूब पे दिखा दिया गया तो वो एक तरीके से ही देख रहा है, तो आपने सेट कर दिया सेट चीज़ है। तो जब आप फिजिकल बुक पढ़ती है तो आपका दिमाग अभी भी इमेजिनेशन के लिए खुला हुआ है जी। तो बुक्स जो है हम सब जानते हैं कि हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। आप कहीं घूमने नहीं जा सकते तो बुक के साथ आप घूम के आ सकते हो जी। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो कोशिश है अश्वत्था ट्री बुक्स की हम क्वालिटी बुक्स लेकर आएँ, और बहुत महंगी होंगी तो मम्मी पापा खरीदेंगे नहीं। तो कोशिश ऐसी है कि बुक्स जो है वो अफोर्डेबल हो, पोर्टेबल हो, आप लेकर उसको कहीं भी जा सकते हैं। और आगे मेरी और भी कोशिश है कि हम किताबों के साथ कुछ ऐसे चीज़ें जो आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं जो बच्चे पढ़ें और फिर उसके लिए कुछ करें उन चीज़ों को पढ़ने के बाद। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सोच रहे हैं, तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या क्या कर पाते तो ये लिखने का सिलसिला आपने कब तक जारी रखने का प्लान किया है? हैं। ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और मुझे लिखने में बहुत मज़ा आता है अभी भी। मतलब जैसे एक साथ मैं 5-6 किताबों पे काम कर रही होती हूँ, तो दिमाग तो चलता रहता है, बट फिर जैसे हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक कोई किताब चलती रहती है दिमाग में, और फिर आप बैठते हो 2-3 दिन लगती है, फिर आप स्क्रिप्ट पूरी कर लेते हो। तो अगर ईश्वर की कृपा रही तो जब तक है तब तक लिखते रहना चाहती हूँ मैं। तो मैम हम भी चाहते हैं कि आप यूं ही लिखते रहिए, ताकि आपका जो ज्ञान है, जो आपकी समझ है, जो आप सही मायनों में समाज को देना चाहते हैं, वो हम तक पहुंचता रहे। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपकी किताबों को पढ़ें, उस ज्ञान को अपने से छोटों से और जितने लोगों से हम संभव हो सकता है उनके साथ बांटें। आपने हमारे साथ एक खास मुलाकात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपिका। तो दर्शकों, अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों ना आप अश्वत्था ट्री की बुक्स को पढ़ें। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो नई मिलेंगी। हो सकता है वो पुरानी कहानियां हैं, आपने कभी सुनी होगी, लेकिन हमारे जहन से वो सभी बातें निकल चुकी हैं। इसीलिए तो हम अपनी नई जनरेशन को ये सब पास नहीं कर पाए। और अगर आप ये सारी किताबें खरीदना भी चाहते हैं तो ashwathatreebooks.com पर आप जा सकते हैं। इन सारी किताबों का आपको वहाँ पे एक स्टॉक मिलेगा। अपनी किताबें लीजिए और पढ़िए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में हर एक किताब पे बातचीत करने के लिए। आपको बताएंगे कि नई किताबों में क्या है खास और कितनी जानकारी उसमें छुपी हुई है। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।